गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स का एक चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, एक नया चैप्टर जो कि फिज़िकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत ही आता है। पिछले क्लास में मैंने फिज़िकल इन्वायरमेंट से संबंधित इल्यूमिनेशन की चर्चा किया था कि प्रकाश व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है कार्यकर्ताओं के कार्य क्षमता पर, या कार्यकर्ताओं को किस तरह से प्रकाश प्रभावित करता है। तो आज हम यह देखेंगे कि तापमान, उद्योग धंधा में तापमान कार्यकर्ताओं के जो परफॉर्मेंस होते हैं उन परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है या नहीं करता है। यदि करता है तो किस स्तर तक करता है, इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट यानी भौतिक वातावरण के अंतर्गत तापमान के महत्व की चर्चा आज हम लोग इस क्लास में करने जा रहे हैं। ठीक है। तो जहाँ तक भौतिक वातावरण की बात है, यह एक आवश्यक अंग माना गया है। भौतिक वातावरण का एक आवश्यक अंग माना गया है टेम्परेचर को, तापमान को, जो कि इसका महत्व उत्पादन में बहुत अधिक है। काम करने के स्थान का तापमान कर्मचारी को कितना प्रभावित करता है, काम करने के स्थान के तापमान का कम होना या ज़्यादा होना, दोनों ही स्थितियों में कर्मचारी को प्रभावित करता है या नहीं करता है, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि उद्योग में आवश्यकता से ज़्यादा तापमान या आवश्यकता से कम तापमान, दोनों ही स्थितियों में कर्मचारी को परेशानी होती है काम करने में। क्योंकि आवश्यकता से ज़्यादा जब तापमान रहता है, वैसी परिस्थिति में कर्मचारी में थकान ज़्यादा होता है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है। और यदि तापमान आवश्यकता से कम रहे, उस परिस्थिति में भी कार्यकर्ताओं में हम देखते हैं कि कुछ बीमारियां या सफोकेशन इत्यादि इत्यादि टाइप का ये सब समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरह का प्रभाव कर्मचारियों पर या काम करने वाले व्यक्तियों पर पड़ता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि औद्योगिक परिस्थिति में वायुमंडलीय तापमान का प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन कुशलता पर पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो जो प्रत्यक्ष प्रभाव या उत्पादन कुशलता पे पड़ता है, तो उसका ही अध्ययन हम इस टॉपिक में या आज के ये जो चर्चा है उसमें हम लोग करेंगे। कि सबसे पहले कि कार्यकर्ता की कुशलता पर तापमान के प्रभावों को हर श्रेणी के कार्यों के लिए सही निर्धारित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि तापमान का निर्धारण हम किसी काम को, किसी काम विशेष को, किसी कार्य विशेष को हम ध्यान में रखकर और एक ही तापमान सभी कार्यकर्ताओं के लिए नहीं रख सकते हैं। क्योंकि इसका सही तापमान निर्धारित करना अपने आप में एक बहुत ही जटिल कार्य है। और इसका प्रमुख कारण यह है कि तापमान हम एक निश्चित तापमान निर्धारित नहीं कर सकते कर्मचारियों के लिए। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि वायुमंडलीय परिस्थिति में, वायुमंडलीय अवस्था में सिर्फ तापमान ही व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता है, सिर्फ तापमान ही कार्यकर्ता को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं वायुमंडल में, और भी ऐसे फैक्टर होते हैं जो कार्यकर्ता के कार्य उत्पादन को, कार्यकर्ता की क्षमता को प्रभावित करते हैं। जैसे कि वेंटिलेशन की व्यवस्था, या मॉइस्चर जो होता है, जो आर्द्रता होता है, वह ये सब भी जो है वायुमंडलीय अवस्थाओं के अंतर्गत ही आता है। जैसे तापमान वायुमंडलीय अवस्था के अंतर्गत आता है, उसी तरह से ये आर्द्रता और वेंटिलेशन इत्यादि इत्यादि जो हैं वे भी वायुमंडलीय अवस्था के अंतर्गत आते हैं।
और व्यक्ति के कार्य कुशलता को तापमान के साथ साथ ये भी प्रभावित करते रहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रयोगात्मक अध्ययनों में किसी एक तत्व को जब भी हम कोई प्रयोग करते हैं, जब भी हम कोई प्रयोगात्मक अध्ययन करके हम कोई रिजल्ट चाहते हैं कि तापमान का प्रभाव व्यक्ति के उत्पादन पे पड़ता है या नहीं पड़ता है, ऐसे ही हम मुंह से कह तो नहीं देंगे। उसके लिए कोई अध्ययन हुए हैं या नहीं हैं, अध्ययन हुए हैं तो उनका क्या निष्कर्ष मिला है, तब न हम उसकी जो विश्वसनीयता है, उसके द्वारा जो रिजल्ट प्राप्त होता है वह कितना विश्वसनीय है, यह तब हम उसको मानते हैं, जबकि वह अध्ययनों के द्वारा, अध्ययन निष्कर्षों के द्वारा हमें जो प्राप्त होता है रिजल्ट, उसको हम मद्देनज़र उसको ध्यान में रखकर हम जब कोई निष्कर्ष देते हैं तब हम कह सकते हैं कि यह जो निष्कर्ष है वह सही है। तो अध्ययनों द्वारा, बहुत सारे प्रयोगात्मक अध्ययनों में किसी एक तत्व को अन्य तत्वों के प्रभाव से बिल्कुल अलग करके नहीं देखा जा सकता। मतलब कि तापमान के प्रभावों को देखने के लिए हम फिर आर्द्रता और वेंटिलेशन इत्यादि चीज़ों को हम अलग करके नहीं दे सकते हैं, बल्कि उसका भी मिश्रित रूप उसमें रहता ही है, उसका भी मिश्रित प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है। तो उसी तरह से कठिन कार्य में तापमान जो है वो कोई हार्ड वर्क जिसको हम कहते हैं, कठिन कार्य का मतलब हार्ड वर्क होता है, जिससे शारीरिक बहुत मेहनत वाला कार्य होता है। वैसे कार्यों में तापमान का स्तर कितना होगा, तापमान किस स्तर तक, किस लेवल तक तापमान का जो मात्रा है वह कितना रहेगा, यह प्रयोगों द्वारा स्पष्ट हो चुका है। मानसिक कार्यों के लिए कितना रहना चाहिए, शारीरिक कार्यों के लिए कितना रहना चाहिए, कठिन कार्यों के लिए कितना रहना चाहिए, आसान कार्यों के लिए कितना होना चाहिए, सूक्ष्म कार्यों के लिए कितना होना चाहिए, सबके तापमान स्तर का लोगों ने निर्धारण किया है। तो फिर भी तत्वों को नियंत्रित करने के लिए कार्यकर्ता कुशलता से तापमान का संबंध कम नहीं होता है। यदि हम इन तत्वों को आप एक में मिलाकर भी हम अध्ययन करते हैं कि आर्द्रता को, वायुमंडलीय और भी जो अवस्थाएं हैं उस सब का मिला जुला रूप का भी जब हम अध्ययन करते हैं, तब भी हम पाते हैं कि इसमें तापमान का जो महत्व है वह सबसे अधिक होता है। तापमान के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। इस संबंध में एक अध्ययन वर्नन, बेडफोर्ड तथा वार्नर ने 1928 में किया था। 1928 में वर्नन, बेडफोर्ड और वार्नर ने एक अध्ययन किया, और वह अध्ययन उन्होंने एक कोयले की खान में किया था। एक कोयले की खान में किया था, जहाँ की हर विभाग में अलग अलग तापमान प्रयुक्त किया गया था। हर विभाग में अलग अलग, जैसे कि एक सेक्शन है उसका तापमान कुछ और था, दूसरे सेक्शन का तापमान कुछ और था, तीसरे सेक्शन का तापमान कुछ और था। तो विभिन्न विभागों में अलग अलग तापमान स्तर रखा गया था, और रिजल्ट में देखा गया, जब निष्कर्ष देखा गया, उनके कार्य कुशलता को देखा गया, तो पाया गया कि जिस विभाग का तापमान आवश्यकता से ज़्यादा रहा, उस विभाग की कार्य क्षमता घट गई, वहाँ उत्पादन कम हुआ, वहाँ के जो कार्यकर्ता थे वह उस तापमान स्तर पर अपने आप को बहुत सही नहीं अनुभव किए, इसलिए उनका उत्पादन कम हुआ। उसी तरह से निष्कर्ष इस प्रकार मिला कि वह जो वार्नर और ये बेडफोर्ड, वर्नन इत्यादि ने जो अध्ययन किया, उसका निष्कर्ष ये मिला कि उन्होंने जो अध्ययन किया था एक कोयला खान पर किया था, मैंने कहा ही, उसमें एक कोयले के प्रति टब को भरने में कितना समय लिया कार्यकर्ताओं ने। जिनको ज़्यादा तापमान दिया गया, ज़्यादा तापमान में रखकर उनका कार्य कराया गया, तो उन्होंने उस कोयले के टब को भरने में कितना समय लिया और कितना विश्राम लिया। उसी तरह से थोड़ा उससे कम तापमान में जिस व्यक्ति को रखा गया, जिन कार्यकर्ताओं को रखा गया, उन्होंने उस टब को भरने में कितना समय लिया, कितनी अशुद्धियाँ की, कितना विश्राम लिया। ये जब तुलनात्मक अध्ययन किया गया
तो ऐसा देखा गया कि कार्यकर्ता जो है, जो जिसको तापमान स्तर, जिसका तापमान काम करने का जो जगह था उसका तापमान यदि ज़्यादा रहता था तो वह कार्यकर्ता, उस कार्यकर्ता का उत्पादन कम हुआ और उसने विश्राम की चोरी ज़्यादा की, उसने विश्राम ज़्यादा लिया। और जहाँ जिस विभाग के कार्यकर्ता का ये तापमान कम था वहाँ के लोगों ने उत्पादन ज़्यादा दिया और विश्राम कम लिया। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि उत्पादन का कम या ज़्यादा होने से उत्पादन में ह्रास के साथ साथ कार्यकर्ता के शक्ति का भी ह्रास होता है, क्योंकि इन्हीं विद्वानों ने यानी वर्नन, बेडफोर्ड और वार्नर ने ही एक दूसरे अध्ययन में पाया, अध्ययन के दूसरे अंश में पाया कि वायुमंडलीय तापमान जितना ही अधिक घटता है, वायुमंडलीय तापमान यानी कि तापमान जितना अधिक घटता है, अस्वस्थता के कारण कर्मचारियों का समय उतना ही अधिक विनष्ट होता है। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा है कि तापमान का ज़्यादा बढ़ना या तापमान का आवश्यकता के से कम होना, दोनों ही स्थितियों में कार्यकर्ताओं को परेशानी उत्पन्न करता है। इसलिए यह आवश्यक होता है कि तापमान का स्तर जो होता है, तापमान वो उसका स्तर एक निर्धारित हो, एक लिमिट हो कि किस काम के लिए कितना तापमान उपयुक्त होता है, यह प्रयोगों द्वारा ही स्पष्ट होगा। तो आगे एक दूसरा अध्ययन भी वर्नन ने कोयले के खदान में ही किया और उसने बताया कि समुचित तापमान की कमी से न सिर्फ उत्पादन प्रभावित होता है बल्कि दुर्घटनाएं तथा अशुद्धियों की संख्या में भी वृद्धि होती है। ये तापमान का यदि ज़्यादा होता है या तापमान कम होता है, दोनों ही स्थितियों में ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम होने के साथ साथ और दूसरी भी जो समस्याएं हैं, औद्योगिक समस्याएं, वह भी उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि उससे दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, उससे अशुद्धियां बढ़ती हैं, एरर्स ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा गलतियां होती हैं काम करने में। तो दुर्घटनाएं और अशुद्धियां दो ऐसी चीज़ें हैं, दो ऐसे फैक्टर हैं उद्योग धंधा के लिए जो कि उद्योग को ही चौपट कर देता है। क्योंकि जहां दुर्घटनाओं की, जिस उद्योग में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है, ज़्यादा होती है, वहाँ के जो उद्योगपति हैं वे ज़्यादा परेशान रहते हैं और वैसी परिस्थिति में कार्यकर्ताओं को जो देखभाल होनी चाहिए थी, जितना उनको प्रेफरेंस इत्यादि मिलना चाहिए था, वह अब उनके परेशानी के कारण वह नहीं हो पाता है। तो इस तरह से तापमान की मात्रा को भी ये वर्नन ने जो अध्ययन किया उसमें तापमान का एक मात्रा निर्धारित किया। कुछ कार्यों पे, कुछ 2-4 कार्यों पर उन्होंने एक तापमान का स्तर निर्धारित किया। उसमें देखा कि कितने तापमान पर दुर्घटनाओं की संख्या कितनी होती है, किस तापमान स्तर पर दुर्घटनाएं कितनी होती हैं, इसके बारे में अध्ययन किया उन्होंने। तो एक तरफ उन्होंने लिखा कि दुर्घटनाओं, ये तापमान की मात्रा, और दूसरे तरफ दुर्घटनाओं की संख्या। तो उन्होंने लिखा कि 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दुर्घटनाओं की संख्या 118 थी। ठीक है, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान पर दुर्घटनाओं की संख्या 118 थी और 70 to 79 डिग्री फ़ारेनहाइट पे दुर्घटनाओं की संख्या 114 थी और 79 डिग्री से ऊपर फ़ारेनहाइट पे, 79 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा तापमान स्तर पर दुर्घटनाओं की संख्या बढ़कर 178 हो गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों में, तीनों में, तो आप देखिएगा कि जो 70 to 79 डिग्री फ़ारेनहाइट है उसमें दुर्घटनाओं की संख्या कम हुई है, जबकि 70 डिग्री से कम तापमान पर दुर्घटनाओं की संख्या 118
और 70 to 79 डिग्री तापमान स्तर पर दुर्घटनाएं 114 यानी कि उससे कम, और 79 डिग्री ज़्यादा होने पर दुर्घटनाओं की संख्या और ज़्यादा। तो ये बीच का जो 114 दुर्घटनाओं की संख्या है, यह स्पष्ट करता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि 70 to 79 डिग्री फ़ारेनहाइट जो तापमान का स्तर है, जो तापमान का मात्रा है, वह ज़्यादातर कार्यकर्ताओं के लिए वह सुखद होता है, वहाँ वह सुखद अनुभूति करते हैं, वह उनके लिए ज़्यादा लाभप्रद तापमान का स्तर होता है। उसी तरह से मैकवर्थ ने भी टेलीफोन ऑपरेटरों पर का एक अध्ययन किया और उसमें देखा उन्होंने कि तापमान का स्तर यदि बढ़ा दिया जाता है, तापमान का स्तर यदि ज़्यादा होता है तो वैसी परिस्थिति में अशुद्धियाँ बढ़ जाती हैं। उन्होंने अशुद्धियों पर अध्ययन किया, उन्होंने देखा कि एरर्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं और तापमान का स्तर जब कम होता है तो अशुद्धियाँ कम होती हैं। उन्होंने तो यहाँ तक देखा कि तापमान का स्तर ज़्यादा बढ़ा देने से 10 गुना अशुद्धियाँ बढ़ जाती हैं, 10 टाइम्स अशुद्धियाँ ज़्यादा होने लगती हैं। उसी तरह से मायर्स ने अध्ययन किया। मायर्स ने जो अध्ययन किया, उन्होंने अपने अध्ययन में देखा कि जनवरी के तापमान की तुलना में जुलाई के तापमान में कार्यकर्ता ज़्यादा थकान महसूस करता है और उत्पादन कम देता है। ऐसा क्यों होता है कि जनवरी के महीने में, जनवरी की तुलना में अगस्त के महीने में उत्पादन कम होता है और थकान ज़्यादा होता है, दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। इसका कारण यह है कि जनवरी में तापमान कम रहता है और अगस्त में तापमान, आर्द्रता इत्यादि ज़्यादा रहता है, जिसके कारण कि थकान ज़्यादा होता है और उत्पादन भी कम होता है। तापमान की सर्वोत्तम तथा संतोषप्रद मात्रा की खोज के क्रम में मनोवैज्ञानिकों ने आराम स्थल शब्द का प्रयोग किया है, कंफर्ट जोन का प्रयोग किया है उन्होंने, कि आराम स्थल उस तापमान स्तर को कहा जाता है जिस पर अधिकांश कार्यकर्ता, माने जो कार्यकर्ता है उसमें से कुछ नहीं है, बल्कि अधिकांश कार्यकर्ता जिस पर सर्वाधिक कुशलता का कम से कम कीमत चुकाकर अपेक्षाकृत अधिक प्रसन्नतापूर्वक कार्य को संपादित करता हो। कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन शब्द का इस्तेमाल लोगों ने किया है कि कंफर्ट जोन वह स्तर होता है जहां पर सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षमता, सबसे ज़्यादा उत्पादन का प्रदर्शन कार्यकर्ता अपने कम से कम शक्ति को व्यय करके और ज़्यादा संतोषप्रद ढंग से रह के और उत्पादन देता हो। उस स्थल को हम कंफर्ट जोन कहते हैं या उसको हम आराम स्थल कहते हैं। ठीक है। रेडफोर्ड ने विभिन्न कारखानों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं से विभिन्न तापमानों के बारे में सूचना प्राप्त की। रेडफोर्ड ने भिन्न भिन्न कारखाने में जो काम करने वाले कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों से उनके तापमान के बारे में, जिस तापमान स्तर पर वह काम कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने एक सूचना ग्रहण, मतलब उनसे इंटरव्यू के माध्यम से सूचना लिया कि आपको कौन सा तापमान स्तर कितना सूट करता है, कितना आपको उस तापमान स्तर में काम करने में प्रसन्नता होती है, अप्रसन्नता होती है, जो भी होता है उसका उन्होंने एक इंटरव्यू लिया और उसने सूचना ग्रहण उससे एकत्र किया। उसमें देखा कि 62 डिग्री या 63 डिग्री फ़ारेनहाइट जो तापमान है, उस तापमान स्तर पर अधिकांश कार्यकर्ता सर्वाधिक आराम का अनुभव करते हैं। ठीक है। 62 और 63 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है तापमान स्तर, उस तापमान स्तर पर अधिकांश कार्यकर्ता ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं, ज़्यादा आराम महसूस करते हैं। वरना इसके निष्कर्ष से यह भी देखने को मिला है, इनके निष्कर्ष से यह भी देखने को मिला है कि 62 या 63 डिग्री तापमान पर
सभी कर्मचारियों ने उसे सर्वोत्तम तथा आरामदायक महसूस नहीं कहा है। उन्होंने यह भी देखा कि 62 और 63 डिग्री जो तापमान है, उस तापमान स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं ने आराम महसूस नहीं किया है। कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, क्योंकि किसी भी कारखाने में काम करने वाले व्यक्तियों में आपस में जो इंडिविजुअल एक डिफरेंसेज होता है, वह इंडिविजुअल डिफरेंसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अधिकांश कार्यकर्ता 62 से 63 डिग्री पर आराम महसूस करते हैं, लेकिन उसमें से सभी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि उतना डिग्री फ़ारेनहाइट पर आराम महसूस करते ही करते हैं। एक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स ने सन 1957 में प्रभावशाली तापमान के रूप में जाड़े तथा गर्मी दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही ऋतुओं में एक सामान्य आराम स्थल का परामर्श दिया। उन्होंने गर्मी के लिए 69 डिग्री फ़ारेनहाइट और जाड़े के लिए 73 डिग्री फ़ारेनहाइट को सर्वोत्तम माना। जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स ने 1957 में अध्ययन किया, उसमें उन्होंने 69 डिग्री गर्मी के दिनों में 69 डिग्री फ़ारेनहाइट और जाड़े के दिन में 73 डिग्री फ़ारेनहाइट को उन्होंने एक सर्वोत्तम तापमान स्तर माना। और उसी तरह से वर्नन बेडफोर्ड तथा वार्नर के अध्ययन से भी यह स्पष्ट होता है कि सर्वोत्तम तापमान स्तर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम या ज़्यादा उपयोगी होता है। 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से जो तापमान स्तर है, वह यदि तापमान स्तर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि दिया जाए कर्मचारियों को, तो वह सर्वोत्तम होता है, वह तापमान स्तर सर्वोत्तम होता है। उसी तरह से उपयुक्त विभिन्न प्रयोगों के परिणाम, जो भी ऊपर में हम प्रयोगों की चर्चा किए, जितने भी प्रयोग परिणाम हमने देखे, उन प्रयोग परिणामों के आधार पर सर्वोत्तम तापमान स्तर को निश्चित रूप से निर्धारित करना एक कठिन काम समझा जाता है, क्योंकि हम देखें कि विभिन्न कार्य के लिए, विभिन्न व्यक्तियों के लिए, विभिन्न भौगोलिक स्थिति में, विभिन्न कारखानों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न तरह का तापमान चाहिए। तो क्या यह संभव है कि एक ही कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक ऐसा तापमान स्तर निर्धारित किया जाए जो सबको सूट करता हो? यह संभव नहीं है। इसलिए जिसमें अधिकांश कार्यकर्ता, जिस तापमान स्तर में अधिकांश कार्यकर्ता आराम अनुभव करते हों, उस ये को तापमान स्तर को सर्वोत्तम समझा जाता है। ठीक है। उसी तरह से अंत में है कि इसमें एक सेकंड, मानसिक कार्यों के लिए और शारीरिक कार्यों के लिए अलग अलग तापमान स्तर का निर्धारण किया गया है कि क्योंकि 60 डिग्री फ़ारेनहाइट मानसिक कार्यों के लिए और 70 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट शारीरिक कार्यों के लिए इस तापमान को वांछित समझा जाता है। इस तापमान स्तर को एक वांछित तापमान स्तर समझा जाता है। किंतु निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश की तरह, जिस तरह से फिजिकल इन्वायरमेंट या भौतिक वातावरण के अंतर्गत प्रकाश के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, उसी तरह से प्रकाश की तरह तापमान की समस्या के साथ भी कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं जुड़ी हैं। इसके साथ भी कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं जुड़ी हैं कि सर्वोत्तम तथा बाधित तापमान की समस्या निर्धारण करना कार्यकर्ता के व्यक्तिगत निर्णयों पर निर्भर करता है कि कौन सा तापमान स्तर सर्वोत्तम होगा। यह कार्यकर्ता के निर्णय पर निर्भर करता है
कि वह उसके लिए कौन सा तापमान स्तर सर्वोत्तम होगा। यह हमारे उद्योगपति के या किसी मनोवैज्ञानिक के विचारों पर या उनके द्वारा निर्धारित किए गए तापमान स्तर पर निर्धारित नहीं होगा, बल्कि यह कार्यकर्ता के जो अपने निर्णय होते हैं, उसका जो व्यक्तिगत निर्णय होता है उस पर निर्भर करता है। जैसे कि कार्यकर्ता के द्वारा जो पहना गया जो कपड़े हैं, उससे उनके मांसपेशीय क्रियाएं जो हैं उसके द्वारा, उनकी आयु, उनके जो शारीरिक बनावट है, स्वास्थ्य इत्यादि की भी जो भिन्नताएं होती हैं, क्योंकि उम्र भी अलग अलग होता है लोगों का, शारीरिक बनावट भी अलग अलग होता है, उनका स्वास्थ्य भी अलग अलग होता है, उसी तरह से जो कपड़े पहनते हैं वे भी अलग अलग ढंग के पहनते हैं। तो ये सारे जो उनके व्यक्तिगत जो कारण हैं, यह भी तापमान को निर्धारित करते हैं कि किस तापमान में किस कार्यकर्ता को किस तरह की अनुभूति होगी या वह कैसा महसूस करेगा। उसी तरह से रेड एक मनोवैज्ञानिक है, रेड REID रेड ने हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड का एक सदन है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में एक अवसर पर उन्होंने अध्ययनों में देखा कि एक कार्यक्रम में कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे कुछ लोग ऐसे थे जो कि वहाँ के तापमान में दम घुटने जैसा महसूस कर रहे थे, यानी कि उनको वहाँ पे बहुत गर्मी और उष्णता की महसूस हो रहा था। और उसी तापमान में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो कि ठंड से कँपकपा रहा था। तो यहाँ हम क्या कहेंगे? यहाँ हम यही कहेंगे कि यह जो तापमान का स्तर जब हम निर्धारित करते हैं, तो उस तापमान के स्तर को निर्धारित करने में यह आवश्यक है कि व्यक्ति का जो व्यक्तिगत जो भी फैक्टर्स हैं, जो व्यक्तिगत कारक हैं, वे ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं। और इस प्रकार अन्य वातावरण संबंधी समस्या में कहीं कोई त्रुटि है तो वह वांछित तापमान के बावजूद शिकायत सुनने को मिल सकती है। वातावरण में यदि अन्य कोई और दूसरी तरह की त्रुटि है तो वैसी स्थिति में यदि वांछित तापमान आप देंगे भी, तो वैसी परिस्थिति में भी अन्य और भी समस्याएं सुनने को आपको मिल सकती हैं। इसी तरह से स्वभावतः जो कार्यकर्ता होता है, स्वभावतः जो कार्यकर्ता की मनोवृत्ति होती है, उसको मनोवैज्ञानिक रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। व्यक्ति के यानी कार्यकर्ताओं के मनोवृत्ति को मनोवैज्ञानिक ढंग से कैसे नियंत्रित किया जाए, जब उनको मनोवैज्ञानिक ढंग से आप नियंत्रित करेंगे तभी किसी भी उद्योग में कार्य करने वाले व्यक्तियों को पड़ने वाले तापमान को आप निर्धारित कर सकते हैं। दैट्स ऑल। आज हम यहीं इस तापमान के महत्व को समाप्त करते हैं और आगे जो भी आपको पढ़ना होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप अपने घर में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। हम आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।